नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब से जॉब्स में। दोस्तों, इस चैनल पर हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू की हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने 2 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हमारा पहला टॉपिक था ब्रह्मांड और दूसरा टॉपिक था सौरमंडल। इसी क्रम में आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये हमारा तीसरा टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आगे ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक्स होंगे उनमें एक तरह से आधार की भूमिका अदा करेगा। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं वास्तव में क्या हैं और इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अक्षांश और देशांतर रेखाएं कोई वास्तविक रेखाएं नहीं हैं, बल्कि पृथ्वी पर खींची गई ये काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, कोई वास्तविक रेखाएं नहीं हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इन काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है और गोल वस्तु पर यदि मुझे किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी हो तो मैं कैसे बताऊंगा। मान लीजिए कि मुझे पृथ्वी पर इस बिंदु की एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है तो हम कैसे बताएंगे, ऊपर से, नीचे से, दाएं से या बाएं से। क्योंकि किसी भी गोल वस्तु पर ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं इस संदर्भ में किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गोल वस्तु पर दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे सब बराबर होता है। इसलिए हमने पृथ्वी पर किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन ज्ञात करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं जैसी काल्पनिक रेखाओं का निर्माण किया है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्माण क्यों किया गया है? किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी गोल है और गोल वस्तु पर हम दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे इस तरह से किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। तो ये तो था अक्षांश रेखाएं क्या हैं, देशांतर रेखाएं क्या हैं और इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं आप जानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है जिसका आकार लगभग गोलाकार है। अक्षांश रेखाओं को पढ़ने से पहले हमें भूमध्य रेखा के बारे में जानना होगा। यह हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के मध्य बिंदु की तुलना में पृथ्वी का मध्य बिंदु कहाँ होगा? आप एक सेब ले लीजिए और उस सेब को पृथ्वी मान लीजिए। सेब के जहाँ पर बीज होंगे वो पृथ्वी का मध्य बिंदु होगा, पृथ्वी का केंद्र होगा। तो पृथ्वी के केंद्र की तुलना में यदि मैं किसी स्थान को ऊपर या नीचे दर्शाना चाहूँ तो किस तरह से दर्शाऊँ? तो पृथ्वी के केंद्र की तुलना में किसी भी स्थान को ऊपर या नीचे दर्शाने के लिए हमने एक ऐसी काल्पनिक रेखा का निर्माण किया जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरे। पृथ्वी के केंद्र की तुलना में या पृथ्वी के मध्य बिंदु की तुलना में किसी भी स्थान को ऊपर या नीचे दर्शाने के लिए हमने एक ऐसी काल्पनिक रेखा का निर्माण किया जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरे और उसको हमने नाम दिया भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को हम कई नामों से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है 0 डिग्री अक्षांश। इसका एक नाम और है विषुवत रेखा और इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वेटर। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाली वो रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी पर खींची गई अक्षैतिज रेखा है। अक्षैतिज माने लेटी हुई, लेटीट्यूड। और भूमध्य रेखा जो है पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा है। इसकी दिशा क्या होगी? पूर्व से पश्चिम। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरने वाली वो काल्पनिक रेखा है जो अक्षैतिज है, पूर्व से पश्चिम खींची गई है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है
ऊपर का जो हिस्सा है चूंकि ये उत्तर में है इसलिए इसको हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और इसके नीचे का जो हिस्सा है चूंकि वो दक्षिण में है इसलिए इसको हम दक्षिण गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो भूमध्य रेखा की सहायता से हम किसी भी स्थान को, पृथ्वी पर किसी भी स्थान को उसके मध्य बिंदु की तुलना में उत्तर में या दक्षिण में दर्शा सकते हैं। भूमध्य रेखा की सहायता से हम किसी भी स्थान को पृथ्वी के केंद्र की तुलना में उत्तर में या दक्षिण में आसानी से दर्शा सकते हैं। जो भूमध्य रेखा है इससे कई प्रश्न और महत्वपूर्ण बनते हैं। भूमध्य रेखा जो है वो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, दूसरा है अफ्रीका और तीसरा है एशिया। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। इसके अलावा ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूमध्य रेखा के सबसे निकट बसा शहर कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंगापुर। इसका आंसर क्या होगा? सिंगापुर। तो ये तो थी हमारी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के बाद अब हम चर्चा करते हैं अक्षांश रेखाओं की। अक्षांश रेखाएं हम किन्हें कहेंगे? हालांकि जो भूमध्य रेखा है वो भी एक अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। भूमध्य रेखा भी अक्षांश रेखा है और उसको हम क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? भूमध्य रेखा है ये हमारी, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भूमध्य रेखा से ऊपर या भूमध्य रेखा से नीचे कोई भी बिंदु हो, मान लीजिए कि भूमध्य रेखा से ऊपर ये बिंदु है, इस बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से जो कोणीय दूरी होगी उसको हम अक्षांश के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर में, उत्तर में या भूमध्य रेखा के दक्षिण में किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी क्या कहलाएगी? अक्षांश कहलाएगी। मान लीजिए कि कोई बिंदु है, इस बिंदु की हम पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी मापेंगे, तो मान लीजिए कि कोणीय दूरी हुई 45 डिग्री, तो इसको हमने नाम दे दिया 45 डिग्री अक्षांश। और यहाँ से हमने जो है भूमध्य रेखा के समानांतर एक रेखा खींच दी और इसको नाम दे दिया हमने 45 डिग्री अक्षांश रेखा। और चूंकि ये उत्तर में है तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई बिंदु है यहाँ पर, इस बिंदु की हम पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी मापेंगे, मान लीजिए कि कोणीय दूरी है 30 डिग्री, तो इसको नाम देंगे हम 30 डिग्री अक्षांश। और यहाँ से हम भूमध्य रेखा के समानांतर रेखा खींच देंगे तो इसको हम नाम देंगे 30 डिग्री अक्षांश रेखा। चूंकि ये दक्षिण में है भूमध्य रेखा के, इसलिए इसको नाम दिया जाएगा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो आप मुझे ये बताइए कि पृथ्वी के केंद्र से ऊपर की तरफ अधिकतम एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। और इसी तरह से पृथ्वी के केंद्र से नीचे की तरफ भूमध्य रेखा की तुलना में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। तो भूमध्य रेखा से पृथ्वी के केंद्र से, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के केंद्र से ऊपर की तरफ अधिकतम एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। और नीचे की तरफ भी पृथ्वी के केंद्र से एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का। और यदि 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा खींची जाए तो अधिकतम कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं? अधिकतम कितने अक्षांश खींचे जा सकते हैं? अधिकतम एंगल कितने का बन रहा है नीचे की तरफ? 90 डिग्री का। और 1 डिग्री पर एक अक्षांश खींचें तो नीचे की तरफ कुल कितने अक्षांश खींचे जा सकते हैं? 90 अक्षांश। इसी तरह से भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ अधिकतम एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। और 1 डिग्री पर एक अक्षांश खींचें तो ऊपर की तरफ भी कितने अक्षांश खींचे जा सकते हैं? 90। तो 90 जो है भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ अक्षांश हो गए और 90 अक्षांश जो हैं भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ हो गए। तो कुल अक्षांश कितने हुए? 90 + 90। अक्षांशों की संख्या कितनी हुई? भूमध्य रेखा से ऊपर 90
और 90 जो है भूमध्य रेखा से नीचे, और एक हुआ ये 0 डिग्री अक्षांश। तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, मैंने अक्षांशों की बात की है। कुल अक्षांश कितने हैं? 181। अक्षांश रेखाओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। आप मुझे एक बात बताइए कि ये भूमध्य रेखा है, यदि हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ चलें तो अक्षांशों की जो लंबाई है वो घटती जाएगी। इसी तरह से यदि हम भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ आएँ तो अक्षांशों की जो लंबाई है वो कम होती जाएगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि अक्षांशों की लंबाई कम होते होते 90 डिग्री पर जब हम पहुंच जाएंगे तो 90 डिग्री पर जो अक्षांश होगा वो अक्षांश रेखा न होकर अक्षांश बिंदु होगा। उत्तर में जब हम 90 डिग्री पर पहुंच जाएंगे तो 90 डिग्री का जो अक्षांश होगा वो अक्षांश रेखा न होकर अक्षांश बिंदु होगा, और उस बिंदु को हम नाम देंगे उत्तरी ध्रुव। इस बिंदु को नाम क्या देंगे हम? उत्तरी ध्रुव। इसी तरह से यदि हम दक्षिण में नीचे की तरफ गमन करें तो अक्षांशों की लंबाई घटती जाएगी, और जब हम 90 डिग्री पर पहुंच जाएंगे 90 डिग्री का जो अक्षांश होगा वो अक्षांश रेखा न होकर क्या होगा? अक्षांश बिंदु, और इसको हम नाम देंगे दक्षिणी ध्रुव। तो अक्षांश बिंदु कितने हुए? एक ऊपर की तरफ 90 डिग्री जिसको उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, एक नीचे की तरफ 90 डिग्री जिसको हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो अक्षांश बिंदु कितने हुए? अक्षांश बिंदुओं की संख्या हुई 2। अब जब अक्षांश बिंदु 2 हैं और अक्षांश 181 है तो अक्षांश रेखाएं कितनी हुई? अक्षांश रेखाओं की संख्या हुई 179। बहुत से लोगों को यह हैरानी होगी, आपने आज तक पढ़ा होगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है, लेकिन आपने वो गलत पढ़ा है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 नहीं है, अक्षांशों की संख्या 181 है, क्योंकि जो 90 डिग्री पर जो अक्षांश होगा वो अक्षांश रेखा न होकर अक्षांश बिंदु होगा। तो अक्षांशों की संख्या 181 है, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, क्योंकि 90 डिग्री पर जो अक्षांश होंगे वो अक्षांश रेखा न होकर अक्षांश बिंदु होंगे। और ये प्रश्न आया था इसी तरह का KVS में, उसमें पूछा गया था कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, और उसमें आपके 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था आपका 181, दूसरा ऑप्शन था आपका 180, तीसरा ऑप्शन था आपका 179 और फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ दिस। और उसमें KVS ने जो एग्जैक्ट आंसर माना था वो माना था 179, और इसके ऊपर बच्चों ने काफ़ी ऑब्जेक्शन भी किया था, लेकिन इसका हम आधार नहीं जानते कि वास्तव में स्थिति क्या है। NCERT की यदि आप 6th, 7th और 8th क्लास की ज्योग्राफी की बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है, वहाँ पर ये दिया हुआ है। और उसका लॉजिक क्या है? चूँकि जो 90 डिग्री पर जो अक्षांश होंगे वो अक्षांश रेखाएं नहीं हैं, अक्षांश बिंदु हैं। तो 181 में से यदि 2 अक्षांश बिंदु हो गए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी रह गई? 179। तो यहाँ से बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। इन्हीं अक्षांश रेखाओं को हम समानांतर रेखाओं के नाम से भी जानते हैं। अक्षांश रेखाओं का दूसरा नाम क्या है? समानांतर रेखाएं। अब प्रश्न ये उठता है कि इनको समानांतर रेखाएं क्यों कहते हैं? इनको समानांतर रेखाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि किन्हीं भी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो समान होती है। 0 डिग्री से 1 डिग्री पर यदि हम जाएंगे तो इनके बीच की दूरी भी समान होगी, 2 से 3 के बीच की दूरी भी समान होगी, 3 से 4 के बीच की दूरी भी क्या होगी? समान होगी। तो इसलिए अक्षांश रेखाओं को हम समानांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। और किन्हीं भी 2 अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर होगी। किन्हीं भी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर। और किन्हीं भी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम जोन के नाम से जानते हैं। किन्हीं भी 2 अक्षांश रेखाओं के जो बीच का क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? जोन। वास्तव में जो ये अक्षांश रेखाएं हैं
वास्तव में अक्षांश रेखाएं ना होकर अक्षांशीय वृत्त हैं, क्योंकि ये पृथ्वी को चारों तरफ से घेरते हैं। ये जो आपको भूमध्य रेखा दिखाई दे रही है, ये सिर्फ एक तरफ नहीं है, इसके पिछली साइड भी है। यदि हम एक गेंद लें और गेंद के चारों तरफ ऐसे सर्कल बनाना शुरू करें तो इस तरह से जो है अक्षांश रेखाएं एक तरह से सर्कल का काम करेंगी, वृत्त का काम करेंगी। इसलिए इनको हम अक्षांशीय वृत्त भी कहते हैं। जो अक्षांश रेखाएं हैं वास्तव में अक्षांश रेखाएं ना होकर अक्षांशीय वृत्त हैं, क्योंकि ये पृथ्वी को चारों तरफ से जो है घेरते हैं। इसके बाद कुछ अक्षांश रेखाओं को हमने विशेष नाम दिए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हुई भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। जीरो डिग्री अक्षांश से ऊपर की तरफ एक रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसी तरह से भूमध्य रेखा से नीचे की तरफ दक्षिण में एक रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इनको हमने विशेष नाम दिए हैं। इसको हमने नाम दिया है कर्क रेखा का और इसको हमने नाम दिया है मकर रेखा का। अब प्रश्न ये उठता है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनको कर्क और मकर रेखा कहा गया है। इन रेखाओं की आवश्यकता क्यों है? इन्हीं को विशेष नाम क्यों दिया गया है? इनको विशेष नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो हमारा सूर्य है, सूर्य की किरणें साल भर 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच ही लंबवत गमन करती रहती हैं। लंबवत मतलब 90 डिग्री, यानी सूर्य की किरणें उत्तर में 23.5 डिग्री और दक्षिण में 23.5 डिग्री लंबवत, इससे आगे नहीं जा पाती, सारा साल इन्हीं के बीच में गमन करती रहती हैं। मान लीजिए कि आज सूर्य यहाँ पर है, 90 डिग्री सूर्य की किरणें यहाँ पर गिर रही हैं। 3 महीने बाद सूर्य की जो किरणें होंगी लंबवत वो यहाँ पर होंगी, उसके बाद वापस लौटना शुरू करेंगी, अगले 3 महीने में यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ से फिर अगले 3 महीने में यहाँ पर 90 डिग्री होंगी और उसके बाद वापस जो है अगले 3 महीने में यहाँ पर होंगी। यानी सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं 90 डिग्री, वो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में इन्हीं दो रेखाओं के बीच जो है विचलन करती रहती हैं, गमन करती रहती हैं। इसलिए 23.5 उत्तरी अक्षांश को हमने कर्क रेखा का नाम दिया और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हमने मकर रेखा का नाम दिया। उसके बाद उत्तर में एक रेखा और है 66.5 डिग्री, इसको हमने नाम दिया है आर्कटिक रेखा। और इसी तरह से दक्षिण में 66.5 डिग्री, इसको हमने नाम दिया है अंटार्कटिक रेखा। भूमध्य रेखा से 23.5 उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे? कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहेंगे? मकर रेखा। भूमध्य रेखा से उत्तर में जो 66.5 डिग्री होगी उसको आर्कटिक रेखा, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री को अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, इनका पहला उपयोग हुआ कि इन दोनों का उपयोग संयुक्त रूप से किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो अक्षांश रेखाएं हैं उनका सेपरेट प्रयोग क्या है, उनका सेपरेट उपयोग क्या है? अक्षांश रेखाओं का एक और उपयोग है, अक्षांश रेखाओं का उपयोग हम पृथ्वी पर तापीय क्षेत्र के निर्धारण के लिए करते हैं। तापीय क्षेत्र का निर्धारण। जो अक्षांश रेखाएं हैं उसके दो प्रयोग हैं, दो उपयोग हैं। पहला उपयोग अक्षांश रेखाओं का देशांतर रेखाओं के साथ मिलकर किसी भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए, और उसके बाद अक्षांश रेखाओं का उपयोग पृथ्वी पर तापीय क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए किया जाता है।
ये हमारी पृथ्वी हुई, ये हमारी पृथ्वी है, और यहां पर हो गई हमारी 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में, भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं सारा साल लगभग लंबवत पड़ती रहती हैं, और इस क्षेत्र का तापमान बहुत अत्यधिक है, और इस कारण यहाँ पर वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। और इस क्षेत्र में गरीब देशों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो आदमी के काम करने की जो एफिशिएंसी है वो घट जाती है। उसके बाद भूमध्य रेखा पर 30 डिग्री उत्तर से लेकर 60 डिग्री उत्तर, यानी ये जो क्षेत्र है 30 डिग्री उत्तर से लेकर 60 डिग्री उत्तर के बीच का जो क्षेत्र है, और इसी तरह से 30 डिग्री दक्षिण से लेकर 60 डिग्री दक्षिण के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम शीतोष्ण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उत्तर में 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक, और दक्षिण में भी 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम शीतोष्ण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर न तो बहुत ज़्यादा गर्मी है न बहुत ज़्यादा ठंड है, यहाँ पर साल भर तापमान सामान्य रहता है, और यहाँ पर जीवन के लिए परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल हैं, और यहाँ पर आदमी के काम करने की जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाती है। इसके बाद ऊपर की तरफ जो क्षेत्र बच गया उत्तर में, और नीचे की तरफ क्षेत्र बच गया तो दक्षिण में, इन क्षेत्रों को हम शीत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इन क्षेत्रों को हम शीत क्षेत्रों के नाम से जानते हैं। और इन क्षेत्रों में जो है सारा साल बर्फ पड़ती रहती है, और सूर्य की किरणें जो हैं 6 महीने में यहाँ पहुँच पाती हैं, यानी 6 महीने का यहाँ पर दिन होता है और 6 महीने की यहाँ पर रात होती है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने जाना अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं, इनकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, और अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा। कल हम चर्चा करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।